तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा प्रश्न है कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए उनकी कहानियों में वर्णित राष्ट्रवाद का विश्लेषण कीजिए, जो कि MHD 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जवाब में लिखेंगे, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार थे जिनकी रचनाओं में समाज, राजनीति और नैतिकता का गहन चित्रण मिलता है। राष्ट्रवाद उनकी कहानियों और उपन्यासों में से एक केंद्रीय विषय रहा है। प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जोड़ा। मतलब बताया गया है कि प्रेमचंद जो है वो महान कथाकार थे जिन्होंने समाज, राजनीति, नैतिकता का गहन चित्रण इनकी कहानियों में, उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है, जो कि रचनाएं हैं। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति उनकी जो कर्तव्य थे, राष्ट्र के हित के लिए जो बातें किया करते थे अपनी कहानियों में, उपन्यासों में, वो उनका केंद्र विषय रहा। प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब सिर्फ स्वतंत्रता पाने तक की बातें में उन्होंने साथ नहीं दिया, बल्कि समाज में सबके प्रति न्याय होनी चाहिए, सबको आर्थिक जो समानता है मतलब पैसे कौड़ी की जो समानता है, जो दिक्कतें होती है गरीब और अमीर के बीच, वो सबके बीच समान होनी चाहिए, सांस्कृतिक स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए। इन सब सारी चीज़ों के साथ उन्होंने जोड़कर रखा। तो प्रेमचंद का जो राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि है, वो पहला नंबर है सामाजिक न्याय और समानता का राष्ट्रवाद, जिसमें प्रेमचंद के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ था समाज के हर वर्ग, विशेषकर जो निम्न वर्ग हैं, जो छोटे वर्ग हैं, उनका उत्थान मतलब उनको ऊपर उठाना। उनके अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद तभी साकार होगा जब समाज से छुआछूत, जातिवाद और आर्थिक शोषण समाप्त होगा। प्रेमचंद का कहना था कि समाज से हमारा छुआछूत, जातिवाद और आर्थिक शोषण जब समाप्त हो जाएगा तभी हमारे समाज का विकास होगा। समाज में सबको न्याय मिलनी चाहिए, हर वर्ग के लिए, खास तौर पर जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे। मानवतावादी दृष्टिकोण जो कि उनका दूसरा है, उसमें बताया गया कि प्रेमचंद का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। संकीर्ण मतलब उनका जो राष्ट्रवाद था वो छोटा नहीं था, छोटे सोच वाले नहीं थे, पूरे मानव समाज के कल्याण में विश्वास करते थे। मतलब किसी एक जाति के लिए या फिर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने कभी भी बात नहीं की, पूरे समाज को उन्होंने कल्याण का रास्ता दिखाया। उनका राष्ट्रवाद धर्म, जाति और क्षेत्रीय संकीर्णताओं से ऊपर था। अगर तीसरे नंबर पॉइंट की हम बात करें तो उसमें आता है स्वराज्य का स्वप्न। स्वराज्य का स्वप्न, जिसमें प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में स्वराज्य की आवश्यकता को रेखांकित किया। जो स्वराज था मतलब हमें स्वाधीन होना था, अपने ऊपर खुद राज करना था। स्वराज्य का मतलब हो गया अपने ऊपर खुद राज करना। तो इसकी जो आवश्यकता थी उसको रेखांकित किया, लेकिन उनका स्वराज्य केवल अंग्रेजों से मुक्ति तक सीमित नहीं रहे। केवल अंग्रेजों से मुक्ति पाना नहीं था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी इसका अभिन्न हिस्सा था। प्रेमचंद का कहना था कि अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद अपने ऊपर राज करेंगे। बस इतनी बातें उन्होंने नहीं कही, बल्कि समाज में समानता लाने का उन्होंने जितना हो सका उतना प्रयास किया था। चौथे नंबर में है प्रेमचंद की कहानियों में जो राष्ट्रवाद है उसको भी देख लेते हैं। ये था उनका। आगे है कि राष्ट्रवाद तो था ही, उनकी कहानियों में कौन कौन सी कहानी में राष्ट्रवाद की भावनाएं हमें देखने को मिलती है। कहा गया है कि प्रेमचंद का जो राष्ट्रवाद है उसका तो दृष्टि प्रकाश डालना ही है, लेकिन उनके कहानियों में वर्णित जो राष्ट्रवाद है वो हमें बताना है। तो कहानियों में वर्णित जो राष्ट्रवाद है वो यहाँ पर है। जैसे उनकी पहली कहानी थी पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर में न्याय और सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को राष्ट्रवाद का आधार बताया गया है। प्रेमचंद ने दिखाया कि एक सच्चा राष्ट्र तभी बन सकता है जब उसे के नागरिक ईमानदारी और न्याय को महत्व देंगे। तो पंच परमेश्वर में हमें ईमानदारी, सच्चाई और न्याय का जो महत्व है उसको समझाया गया है। तो इसमें हमारे राष्ट्रवाद दिखाई देता है। नमक का दरोगा, जिसमें इस कहानी में सत्य और कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा को उजागर करती है, ये कहानी हमारी नमक का दरोगा है। इसमें राष्ट्र हित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखा गया है। मतलब राष्ट्र के लिए कोई अगर अपनी प्राण न्यौछावर करता है तो कर दे, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखा गया है इस कहानी में। तीसरे नंबर पर आता है हमारी ईदगाह, जिसमें इस कहानी में प्रेमचंद ने सांस्कृतिक और सामाजिक सामंजस्य का चित्रण बखूबी निभाया है। यह भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सहिष्णुता और प्रेम को राष्ट्रवाद का आधार
मानती है, क्योंकि भारत में विविधतापूर्ण जो है मतलब यहाँ पे अपने अपने सांस्कृतिक मान्यताओं के लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई एक संस्कृति वाला नहीं है, विविध है, इसमें भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। फिर भी उस इतने सांस्कृतिक भिन्नता होते हुए भी उनके जो ईदगाह जो कहानी है उसमें हमें राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। ठाकुर का कुआं जो कि एक इस कहानी में जो कि जातिवाद यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कहानी में जाति और सामाजिक भेदभाव पर प्रहार करती है ये कहानी ठाकुर का कुआं मतलब वहाँ से कोई पानी भरता था जो कि छोटे जाति का था। वहाँ पे पूरी कहानी एक बार मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए। प्रेमचंद ने यहाँ यह संदेश दिया है कि जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तब तक सच्चा राष्ट्रवाद अधूरा ही रहेगा। कफन कहानी जिसमें बहुत चर्चित कहानी है इनकी, उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद का एक अलग रूप देखा है। इसमें गरीबी और आर्थिक शोषण का चित्रण करते हुए यह दिखाया गया है कि राष्ट्रवाद तब तक अधूरा है जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता पूरी न हो। मतलब समाज में जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है, जिसे हम लोग प्रारंभिक बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें होना चाहिए, खाना, वस्त्र और क्या था, रहने के लिए घर, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें अगर लोगों की पूरी नहीं होगी तो वो कहानी अगर वो जो भी राष्ट्र है वो कभी राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा, वहाँ पे हमेशा शोषण होते रहेंगे। तो विश्लेषण अगर करें, प्रेमचंद के राष्ट्रवाद में 3 प्रमुख पहलू उभरते हैं, जिसमें सामाजिक चेतना दिखाई देता है, आर्थिक समानता और मानवीय मूल्य। इन तीनों चीज़ों को अगर हम लोग सामने रखें तो सामाजिक चेतना में उनकी कहानियाँ ये दिखाती है कि राष्ट्रवाद का अर्थ समाज के हर व्यक्ति को कल्याण हो, सब समानता से रहे, सबका भलाई हो। आर्थिक समानता ये दिखाती है कि सभी जो इंसान हैं, जो भी व्यक्ति है, जितने भी वर्ग हैं, सभी गरीब हो या फिर अमीर, सभी किसानों की समस्याओं को उजागर करते हैं। और आर्थिक समानता के बिना राष्ट्रवाद सार्थक नहीं हो सकता, ये हमें उनकी कहानी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ मानवीय मूल्यों को अगर रेखांकित करें तो उसमें प्रेमचंद का राष्ट्रवाद मानवता और नैतिकता पर भी आधारित होता है कि लोग ईमानदारी से रहेंगे तभी जाकर राष्ट्रवाद सफल होगा। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे, प्रेमचंद का राष्ट्रवाद राजनीतिक आंदोलन से परे था। राष्ट्रवाद का मतलब राजनीति में हिस्सा लेना नहीं था, राजनीतिक जो आंदोलन चल रही थी उसमें हिस्सा लेना नहीं था। यह समाज के हर पहलू, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक को छूता है। उनकी कहानियों में हमें ये सिखाती है, उनकी कहानियाँ जितनी भी है हमें ये सिखाती है कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और मानवता का आदान प्रदान करना ही सच्चा राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।